मौलाना साहब को कुछ गलतफहमी थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। डंडा चलाने में संकोच नहीं करना, टूटेगा तो नया आएगा। और स्टॉक भी मुझे लगता है पुलिस लाइंस में रखी रहे। ये 8 साल के बच्चे वो कैसे पत्थर लेकर के पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं, पुलिस के ऊपर ये गोली किसने चला रहे हो? उनको समझाया? आप कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, उधर से आई लव महादेव वाले अगर आ गए, आमने सामना हो गया तो फिर क्या होगा? आई लव महादेव का स्टेटस उसने लगाया और वहां पर भीड़ आकर के उस लड़के को पीट करके चली गई। संभल दोहराने की कोशिश हो रही थी क्या बरेली। कर्फ्यू तो नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा हिसाब कर देंगे कि कर्फ्यू और हिंसा आने वाली नस्लें याद रखें। के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके। एक मौलाना साहब हैं, लेकिन अब उनकी लोकेशन नहीं मिल रही है। पुलिस ने कहीं उनको, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की पुलिस मौलाना साहब को कहां लेकर के गई है बताया ये जा रहा है राहुल जी, गुप्त लोकेशन पर लेकर के चली गई। दिक्कत यह है कि मौलाना साहब ये भूल गए थे कि ये प्रदेश कौन सा है, और इस बात को याद दिलाया है खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आप खुद सुन लीजिए। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मौलाना साहब का नाम है तौकीर रजा, वही बरेली वाले पुराने विवादित हैं। इन्होंने कॉल दिया था, कॉल ये कि आइए जुमे की नमाज के बाद हम लोग प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन कैसे, वो स्क्रीन पे देखिए। प्रदर्शन के तरीके से होता है, पोस्टर बैनर सब चलता है, लोग लगा रहे हैं, लगाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये उत्तर प्रदेश है और आपको ये लगा कि आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को भीड़ आएगी, धक्का देके चली जाएगी, बाकी राज्यों वाली पुलिस है जो ऐसे डंडा लेके खड़ी रहेगी। नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस में दिक्कत ये है कि इनको, मुझे ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से पहले बोल के ही रखा है कि डंडा चलाने में संकोच नहीं करना, टूटेगा तो नया आएगा। और स्टॉक भी मुझे लगता है पुलिस लाइंस में रखी रहती है कि डंडा हो तो उनको तोड़ो, जितना अधिक से अधिक तोड़ सकते हो। दंगाइयों का हिसाब ढंग से होना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया कि हम उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले वाले हालत में नहीं जाने दे सकते। पूरी कहानी यह है दर्शकों कि आज एक तस्वीर जो हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, ये भोपाल की तस्वीर है। अब हर व्यक्ति को आई लव मोहम्मद वाला स्टिकर राहुल जी दिया जा रहा है, हर व्यक्ति को। इसमें दिक्कत यह है राहुल जी कि कल को अगर इस स्टिकर को किसी ने फाड़ दिया, कहीं किसी इस स्टिकर को गलत तरीके से किसी ने कुछ कर दिया, तो इसी बात पर पूरे देश में लोग दंगा कर सकते हैं, केवल इस बात पर। दूसरी दिक्कत यह है कि नवरात्रों का समय चल रहा है और हो ना हो ये जो परंपरा कानपुर से शुरू करने की कोशिश की गई, जिसको कानपुर में रोका गया, बरेली में करने की कोशिश की गई, बरेली में रोका गया, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में ये हो रहा है। कल को यही कहानी होने लगेगी राहुल जी कि नवरात्रों के समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग ये करने लगेंगे और कहा जाएगा कि ये परंपरा है, हम लोग करते हैं, हम ऐसा करते आ रहे हैं। यही बात का डर है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो लोग कहते हैं छोटी छोटी बात पर जो हर्ट हो जाते हैं, जिनको दिक्कत हो जाती है, आज आप ये स्टिकर बैनर जो लेकर के लोग बरेली में कल खड़े थे और जब डंडा बजने लगा तो वही पोस्टर बैनर सब फेंक के भाग गए। पोस्टर बैनर लेके जाते साथ में, पोस्टर बैनर आप छोड़ करके भाग गए। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसे में किसी भी सरकार के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है राहुल जी। और तौकीर रजा कोई आज के विवादित नहीं है, तौकीर रजा का पुराना इतिहास भी रहा है और अब पुलिस, पता लग रहा है कि पुलिस ने उनको उठा लिया है अज्ञात जगह पर रखे हुए। प्रकाश भाई, यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुले शब्दों में ये कहते हैं कि या तो भाई आप यहाँ से चले जाएं, उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, या फिर अगर आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो ये दंगे, अपराध, माफियागिरी ये यहाँ पर नहीं चलेगी। और 10-12 दिन पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सभी अधिकारियों को बुला करके, जितने कप्तान हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, वो सभी उसमें थे, उनको बाकायदा ये निर्देश दिए गए कि आपने पिछले सालों में त्योहारों के समय में जो काम किया है वो काबिले तारीफ है,
और ऐसा ही काम अब की बार भी आप कीजिएगा। क्योंकि आप देखिए कि आपने देखा होगा जो कानपुर में हुआ, भाई कानपुर में ठीक है आप पोस्टर बैनर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दे रहे हैं, वो साइन बोर्ड। ठीक वही बात अगर किसी ने आकर के उनके साथ में कुछ कर दिया तो फिर आपको तो एक तो मौका फिर आप मिल गया। कहेंगे कि अरे हमारे साथ गलत हो रहा है। और देखिए ना भाई साहब, अब देखिए आप तो केवल जुम्मे की नमाज वाले दिन या फिर ऐसे दिनों में जा रहे हैं। एक यहाँ एक और भी तो बड़ी बात है, जो दूसरा समाज है वो सोमवार को निकलेगा लेकर के आई लव हाँ। महादेव, मंगलवार को लेकर के निकलेगा आई लव हनुमान जी, बुधवार हर को दिन किसी और- भगवान का है। हर दिन भगवान का है। वो अलग अलग दिनों में अगर ऐसे प्रदर्शन करने लगे तो फिर क्या फिर होगा? दिक्कत होगी। फिर दिक्कत होगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है भाई आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी आस्था का विषय है, हो सकता है, कोई किंतु परंतु है नहीं। यहाँ एक बात समझ नहीं आती, आप जब मस्जिद के भीतर गए और ठीक ठाक गए गए एकदम और सतर्क। क्योंकि उसने कॉल दी हुई थी उस मौलाना ने, इसलिए उसको नजरबंद सुबह ही कर दिया गया था। पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और केवल बरेली नहीं, देखिए ना आप कहां कहां से तस्वीरें आ रही हैं, सहारनपुर से, मऊ से, मतलब हर जगह यही कोशिश थी, लेकिन पुलिस पहले से मुस्तैद थी। भोपाल वाली जो हम लोग तस्वीर दिखा रहे हैं राहुल जी, इसमें बाइक आने जाने वाले पे बाइक पर स्टिकर लगा रहे हैं। मान लीजिए लोग किस किस तरह की बदमाशी करते हैं और उसी को लोग फिर बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं और बाद में पूरा का पूरा समाज कहता है कि हम हर्ट हो गए। अरे भाई साहब, और केवल इसी बात पर पूरा शहर जला दिया जाएगा। आई लव महादेव किसी लड़के ने कहा, गुजरात की कहानी में बता रहा हूं, आई लव महादेव का स्टेटस उसने लगाया और वहां पर भीड़ आकर के उस लड़के को पीट करके चली गई। पूरी की पूरी गुजरात पुलिस उस इलाके में गई, जो दंगाई थे उनको उठाया, मारा पीटा जो हुआ सो हुआ। बाद में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी को जाना पड़ा, वहां पर वो चल रहे नवरात्रे की जो पूजा वगैरह होती है उसमें गृह मंत्री तक को शामिल होना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई खेल शुरू करते हैं तो काउंटर खेल भी शुरू हो जाता है। फिर इसमें कोई लाइन नहीं रहती है, आपने लाइन क्रॉस की है तो फिर आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये जो मौलाना साहब हैं, ये मौलाना साहब अगर इनको ये लग रहा है कि ये धर्म का प्रचार या मजहब का प्रचार कर रहे हैं, तो ये मजहब का प्रचार केवल जुमे वाले दिन होता है, केवल शुक्रवार को होता है। नहीं ये भी तो बड़ी बात है भाई, मस्जिद में गए, ऐसा कान में क्या फूका गया? हाँ। छोटे छोटे बच्चे कि भीड़ एग्रेसिव हो गई भाई, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, वो कैसे पत्थर लेकर के पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। पुलिस के ऊपर ये गोली किसने चला रहे हो। उनको समझाया? ये किसने उनको बताया कि आपको ये करना है? अरे क्या जानते हैं छोटे बच्चे, आप बताइए ना। तो ये तो वीडियो में खुलेआम देखने को ये मिल रहा था कि इस तरीके का एक बैरियर जो लगाया पुलिस ने, उसको उखाड़ फेंकने की तैयारी थी। हाँ। आप देखो राहुल जी, ये जो विजुअल हम लोग चला रहे हैं, भीड़ आराम से है, नारेबाजी चल रही है, अचानक से भीड़ ने धक्का देना शुरू कर दिया हाँ। पुलिस वालों को। आप पुलिस वाले अपनी जगह हैं, आप अपनी जगह हो, आप अपना अपना काम करो, उनका काम है सुरक्षा करना और आपका भी काम है जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप अपना प्रदर्शन कर सकते हो भाई। कि आप पुलिस वालों से बदतमीजी करोगे, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी होने लगी, वो पुलिस वाले किसके पुलिस लिए वालों गए? पर आपने गोली चलाई अच्छा है। एक बात बताइए, वो पुलिस वाले वहां किसके लिए गए? अब ये इतनी समझदारी होगी तो बात ही क्या है। वो पुलिस वाले भाई उनकी सिक्योरिटी के लिए तो गए हैं। या आप कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, उधर से आई लव महादेव वाले अगर आ गए, आमने सामना हो गया, तो फिर क्या होगा? इसीलिए तो पुलिस है। वही तो योगी कहते हैं कि मतलब 2017 से पहले क्या होता था, यही तो होता था, हर त्योहारों पर ग्रहण लगते थे क्योंकि दंगे होते थे। जिसका एक का त्योहार है भाई, सामने से अगर वो आएगा तो फिर क्या होगा? आमने सामने टकराएंगे तो क्या होगा? पुलिस क्या कर रही है? सिक्योरिटी कर रही है ना। आप भी अपना त्योहार मनाइए, आप भी अपना त्योहार मनाइए, इसमें किसी को क्या दिक्कत अच्छा, होनी चाहिए? देश में नवरात्र चल रहे हैं, आपको देश से कहीं एक तस्वीर ठीक है कह रहा हूँ कि किसी मंदिर से, कहीं किसी जगह से निकल करके लोग निकले और लोग वहां पत्थरबाजी करने लगे। मंदिरों के बाहर आपको शायद इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी नजर नहीं आएंगे, 2-4-5 पुलिस वाले होते हैं प्रसिद्ध मंदिरों पर, वो बस लाइन ठीक रहे, लाइन के लिए लगे होते हैं। आप ये बताइए, मस्जिद में आप जा रहे हो, ठीक ही जा रहे हो, बाहर निकले तो आप इतने एग्रेसिव हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, पुलिस वालों पर गोलियां तक चलाई गई हैं। संभल दोहराने की कोशिश हो रही थी क्या बरेली में? नहीं, संभल में तो यही तो हुआ। अच्छा, संभल की कहानी सुनिए ना, संभल में क्या हुआ था। संभल के जो सांसद जियाउर रहमान बर्क बने, ठीक उससे पहले उनके जो दादाजी थे वो वहां के सांसद थे, क्योंकि भाई वो चले गए, उसके बाद में उनको टिकट दे दिया गया और वो कुंदरकी से विधायक थे जियाउर रहमान बर्क। सीट वहां की खाली हो गई, वहां बीजेपी जीत गई, 1,45,000 वोटों से जीत गई। मुस्लिम बहुल सीट 60 से 65% वहां मुस्लिम हैं। अब ये वोट बैंक किसका है? समाजवादी पार्टी का है या फिर जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनका है? बीजेपी 31 साल बाद वहां पर जीती है।
जिस मस्जिद का सर्वे वो पहले से कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा था, पहले भी एक बार सर्वे हो चुका था, दूसरी बार बाकायदा वहां पर प्रशासन की टीम वहां पर थी और जो वो सर्वे जो करने के लिए गई थी उन पर पथराव वहां पर होता है। बाद में जब वहां जांच होती है तो पता चलता है जो पुलिस पर जिन बंदूकों से अटैक किया गया वो पाकिस्तान मेड थी। अब आप बताइए, हाँ, पाकिस्तान जब कनेक्शन था, उसके बाद ISI का में कनेक्शन उसके था। बाद में जब जांच हुई, आयोग बना, उसने बाकायदा जांच करके वो योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी है। उस जांच में ये सामने आया है ये आतंकी गतिविधियां ये आज से नहीं, देश की आजादी के बाद से वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था। संभल बहुत सारे आतंकी संगठन जो वहां संभल में पनप रहे थे, यही वो कारण था। 40 से 45% हिंदू आबादी वहां 15 से 20% रह गई। क्या हो गया ऐसा, क्या कारण था? बाद में बहुत सारी रिपोर्ट और सामने आई, उनमें पता चला अवैध धर्मांतरण चल रहा था, कुछ लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए, किसी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अच्छा, एक और चीज लग रहा है, बरेली की घटना बिल्कुल प्री प्लान्ड इसलिए है कि आपने कॉल दिया, कॉल दिलाकर आपको ये लगता है कि यहाँ जो बैठा हुआ है मठ का बाबा, वो बाबा आपके कॉल पर पीछे चला जाएगा। आपने कॉल दिया, आपको ये भी लगा कि आप प्रशासन को डरा लेंगे, इलाके को बंद करा लेंगे, बरेली बंद हो जाएगा, कर्फ्यू जैसा सिचुएशन। उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कर्फ्यू तो नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा हिसाब कर देंगे कि कर्फ्यू और हिंसा आने वाली नस्लें याद रखेंगी। आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। राहुल जी, संभल में पाकिस्तान कनेक्शन, ISI कनेक्शन, बरेली में भी फिर वही कहानी है, सेम वही पैटर्न है। वो तो पुलिस ने समय रहते कंट्रोल कर लिया। खुद कप्तान जो है शाम में घोड़े पर घूम रहे थे पूरे इलाके में, 2 घंटे के अंदर बरेली को कंट्रोल किया गया। और आज तो अब मुख्यमंत्री ने भी कह दिया मौलाना साहब गायब हैं, पुलिस उठा करके ले गई है अज्ञात जगह पर। आपको क्या लग रहा है और क्या क्या निकल के आ सकता है? देखिए, जांच होगी तो बहुत सारे पहलू निकल कर सामने आएंगे, और मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए ये एक सुनियोजित साजिश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये लोग 2017 से पहले जो करते थे अब नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? ये लोग पहले एक जनपद एक माफिया देते थे, मतलब हर जनपद में एक माफिया होगा और उसके पास में इतनी सारी ताकतें होंगी समानांतर, मतलब सरकार वो चला रहा होगा। ठीक यही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ की वो माफिया क्या करता था, वो माफिया डकैती करता था, चोरी करता था, शोषण करता था, जो सरकार के जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनमें बाधा डालता था। कहने का मतलब ये है कि जो पिछली सरकारें थी वो माफियाओं के साथ में मिलकर के काम करती थी। परिणाम क्या था? परिणाम यह था कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, और यही वो बात है, योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं कि यही परिणाम है, क्योंकि दंगे नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब कर्फ्यू नहीं लगता है, क्योंकि अब जो व्यापारी हैं, महिला हैं, बहन बेटियां हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। अरे खुद हमें लीजिए भाई, हमें लीजिए, हमने वो दौर वो समय देखा है। हम जब अपने घरों से बाहर निकलते थे तो हमारे घर वाले मना करते थे रात को घर से बाहर निकलने मत जाइए। तो फिर भी मान लीजिए पश्चिम में, ये नोएडा जैसी जगह पर यह हालत था कि लोग कहते थे कि रात के 8 बजे के बाद नोएडा एक्सटेंशन की तरफ मत जाइए, गाजियाबाद की तरफ मत जाइए। अब देखिए प्रकाश भाई, ये परिवर्तन है। अब मैं कल एक गांव में गया था लोगों से बात करने के लिए। योगी जी कह रहे हैं कि भाई विकसित बनाना है उत्तर प्रदेश को, और विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा तभी विकसित भारत बनेगा। उनका ऐसा कहना है कि विकसित उत्तर प्रदेश तब बनेगा जब जनपद विकसित होंगे, जनपद विकसित तब होंगे जब गांव की पंचायतें विकसित होंगी। तो मैं गांव में गया लोगों से बात करने के लिए, मैं लोगों से पूछ रहा था कि भाई योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को विकसित बनाएंगे, भाई साहब लोग ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश तो विकसित हो गया। बोला उत्तर प्रदेश की दिक्कत आप मत लीजिए, उनको प्रधानमंत्री बनाइए, देश को विकसित करिए। उनका यह कहना है। देखिए अब यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वो गन्ना किसानों का है। ठीक, उनका ऐसा कहना है कि पेमेंट कहीं कहीं समय पर होता है, कोई कोई ऐसे मिल है जहां पर समय पर पेमेंट नहीं होता है, वो डिफॉल्टर्स हैं। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा उनको आदेश जारी किया है, इस साल तक अगर आप ऐसे ही डिफॉल्टर बने रहेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी जीत है किसानों के अगर नजरिए से हम देखें। दूसरी बड़ी बात यह है चोरी डकैती। वो लोग ये कहते हैं कि पहले हम अपने भाई रात को लाइट दिन में आती नहीं थी, रात को आती थी,
रात को घरों से बाहर निकलते थे, क्या होता था? लूटपाट होती थी। जो मोटर होता है ट्यूबवेल का, चोर उसको उठा करके ले जाया करते थे। वो ये कहते हैं कि इतने पैसे तो हमारे मोटर बंधवाने में, नया मोटर खरीदने में लग जाया करते थे भाई साहब। तो ये परिवर्तन है। वो गांव देहात के लोग जो आज ये कहते हैं कि क्योंकि हमें कानून व्यवस्था अच्छी मिली है, रात को पहरे लगते हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां हर समय खड़ी रहती हैं, और ये जो विकास हो रहा है, अब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये विकास अच्छा नहीं लग रहा है, उनके एजेंडे में है ही नहीं। वो लोग तो यही चाहते हैं ना कि जो पहले होता था वो फिर से होना शुरू हो जाए, हमें मौका मिले, हम सरकार में आए, हम फिर से वही तांडव कराएं। अब दिक्कत इसी बात की है। ये अभी आप देखना, ये शुरुआत है। 2027 का विधानसभा चुनाव उसका बिल्कुल बच चुका है, हर कोई अपनी तैयारी कर रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, उनका वही पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। समय समय पर वो ए जो है बदलता रहता है सुविधा के अनुसार। कहीं अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो एक से एक बड़े तुर्रम हुए, अतीक अहमद जैसे लोग, बड़े बड़े कहानी है। तो फिर इन भाई साहब से, मौलाना साहब से कैलकुलेशन में तो नहीं दिक्कत हो गई? इनको लग रहा है कि हम बहुत बड़े खलीफा हैं। नहीं, देखिए ऐसा होता है प्रकाश भाई कि जब आप बहुत दिन से कुछ कह रहे हैं, देखिए इस तरह की धमकियां तो बार बार ये आती हैं सामने। बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं, ये कोई एक दिन का काम तो नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, वो पत्थर वहां एकदम से ही उन बच्चों के हाथ में कैसे आ गए? बताया जा रहा है कि एक बार चले गए थे, पुलिस ने कहा चले जाइए नहीं तो पछताओगे। गए, कुछ दूर गए, वहां से फिर मुड़ के वापस आए और फिर ये उपद्रव किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह है कि वो तैयारी काफी दिनों से कर रखी थी आपने। अभी आप देखिए ना, जिस तरीके से पुलिस बल वहां पर है, जो तैनाती की गई है, योगी आदित्यनाथ, आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ ने अगर कुछ कह दिया, मौलाना का नाम खुलेआम ले दिया और ये बकायदा नाम लेकर के कहा है कि उस मौलाना को नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में कौन है, शासन कौन कर रहा है, पहले वाला शासन समझे थे, बहुत दिन से हम छोड़ रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हद हो गई। तो मौलाना साहब ने कैलकुलेशन में गलती कर दी है। दूसरा ये, चूंकि जो राहुल जी कह रहे हैं कि सीधा ही योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, आपको याद होगा विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला देंगे। कहानी क्या हुई सबको पता है। मौलाना साहब बहुत दिनों से जो है, बहुत दिनों से एकदम उड़ता तीर लेने के चक्कर में थे, और इस बार इनका उड़ता तीर पकड़ लिया गया है। और इनका हिसाब, मुझे ये लग रहा है कि बुलडोजर से नीचे हिसाब होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पब्लिकली कह दिया है कि इन मौलाना साहब को कुछ गलतफहमी थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार की स्थिति। आपको क्या लग रहा है, बुलडोजर गरजने वाला है बरेली में? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।